कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर एक दिन के लिए इंटरनेट बंद हो जाए तो क्या होगा। सुबह उठने के लिए फोन का अलार्म नहीं, रास्ते के लिए मैप्स नहीं, पेमेंट के लिए यूपीआई नहीं। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया ही रुक जाएगी। और ये सब कुछ जिस अदृश्य धागे से जुड़ा है उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या शॉर्ट में आईटी। आज हम इसी दुनिया की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प स्टडी मटेरियल है जो आईटी और इससे जुड़ी सर्विसेज यानी आईटीएस को समझाते हैं। तो आज का मिशन बिल्कुल साफ है, ये समझना कि आईटी क्या है, भारत इस खेल में ग्लोबल पावर कैसे बना और ये टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई, सेहत और रोजमर्रा की जिंदगी को असल में कैसे बदल रही है। तो चलिए इस डिजिटल दुनिया के कोड को डीकोड करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, हम सब आईटी 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 सुनते रहते हैं, पर इसका मतलब क्या है? सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है पर है नहीं। बहुत सरल शब्दों में आईटी का मतलब है जानकारी को बनाना, मैनेज करना, उसे स्टोर करना और एक दूसरे से शेयर करना। इसके लिए जिस भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल होता है वो सब आईटी का हिस्सा है। आपका लैपटॉप, फोन, इंटरनेट, एप्स, सब कुछ। अच्छा, यहाँ एक कंफ्यूजन मुझे हमेशा होता है, डेटा और इन्फॉर्मेशन में। लोग अक्सर इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करते हैं। क्या इनमें कोई फर्क है? बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी फर्क है। डेटा कच्चे तथ्य हैं, रॉ फैक्ट्स। जैसे मान लीजिए एक स्कूल की रिपोर्ट में लिखा है क्लास 10A में 25 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 10B में 30 हैं और क्लास 10C में 28 हैं। ये सिर्फ डेटा है, कुछ नंबर। ठीक है, बस नंबर। हाँ, लेकिन जब हम इस डेटा को प्रोसेस करते हैं और ये नतीजा निकालते हैं कि क्लास 10B में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन यानी सूचना बन जाती है। इन्फॉर्मेशन वो है जो हमें फैसले लेने में मदद करती है। का इस्तेमाल ये तय करने के लिए कर सकता है कि किस क्लास को सबसे बड़ा कमरा दिया जाए। एग्जैक्टली, आईटी का काम इसी डेटा को उपयोगी इन्फॉर्मेशन में बदलना है। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया तरीके से समझ आया। तो बिजनेस की दुनिया में आईटी का यही रोल है, डेटा को लेकर उसे ऐसी इन्फॉर्मेशन में बदलना जिससे फायदा हो। बिल्कुल, आज की तारीख में आईटी किसी भी बिजनेस के लिए ऑप्शन नहीं बल्कि जरूरत है। सोचिए, एक छोटी सी दुकान भी आज व्हाट्सएप पर ऑर्डर ले रही है, पेटीएम से पेमेंट ले रही है। बड़े लेवल पर तो कंपनियां आईटी का इस्तेमाल करके दुनिया भर के ग्राहकों तक पहुंच रही हैं, अपनी लागत कम कर रही हैं और अपने कस्टमर्स को बेहतर सर्विस दे रही हैं। ये बिजनेस का बैकबोन बन चुका है। तो आईटी वो इंजन है जो पर्दे के पीछे काम करता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। लेकिन इस इंजन से असल में गाड़ियां कौन सी चलती हैं? मेरे ख्याल से यहीं पे आईटीएस की भूमिका शुरू होती है ना? बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा आपने। आईटीएस का मतलब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनेबल्ड सर्विसेज। ये वो सर्विसेज हैं जो आईटी की मदद से दी जाती हैं। इन्हें वेब एनेबल्ड सर्विसेज या रिमोट सर्विसेज भी कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा काम जो इंटरनेट और कंप्यूटर की मदद से दूर बैठकर किसी और के लिए किया जा सके। यहीं से बात उन स्टूडेंट्स के लिए और भी दिलचस्प हो जाती है जो अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं। जब हम आईटीएस कहते हैं तो असल में किस तरह की नौकरियों की बात कर रहे हैं? इसका दायरा बहुत बड़ा है। सबसे कॉमन उदाहरण है कॉल सेंटर या कस्टमर सपोर्ट, जहां आप फोन या चैट पर ग्राहकों की समस्याएं सुलझाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ है। कंपनियों के लिए उनकी सैलरी और अकाउंट्स मैनेज करना, जिसे पेरोल मैनेजमेंट कहते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डॉक्टर्स की ऑडियो फाइल्स को सुनकर टेक्स्ट रिपोर्ट तैयार की जाती है। अच्छा। कंटेंट बनाना, वेबसाइट डिजाइन करना, यहाँ तक कि सैटेलाइट इमेजरी का विश्लेषण करना, जिसे जीआईएस कहते हैं, ये सब आईटीएस का हिस्सा है। और इन सब में एक शब्द जो बार बार सुनाई देता है वो है पीपीओ। क्या बीपीओ और आईटीएस एक ही चीज है? बीपीओ यानी बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आईटीएस का ही एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका मतलब है जब कोई कंपनी अपने बिजनेस का कोई काम, जैसे अकाउंटिंग या कस्टमर सर्विस, खुद ना करके किसी दूसरी बाहरी कंपनी से करवाती है। अच्छा। क्योंकि ये सारा काम आईटी की मदद से होता है, इसलिए बीपीओ एक तरह की आईटी एनेबल्ड सर्विस ही है। अच्छा, तो ये सिर्फ कॉल सेंटर तक ही सीमित नहीं है? जब हम बीपीओ सुनते हैं तो अक्सर वही तस्वीर दिमाग में आती है। इसके और क्या रूप हो सकते हैं? कॉल सेंटर तो बस एक हिस्सा है। सोचिए, अमेरिका की एक बड़ी रिटेल कंपनी है, उसके हजारों कर्मचारियों की सैलरी का हिसाब किताब भारत में बैठी एक बीपीओ कंपनी कर रही है। अच्छा, यूरोप की एक इंश्योरेंस कंपनी के क्लेम भारत में प्रोसेस हो रहे हैं। एक यूके बेस्ड पब्लिशिंग हाउस की किताबों की डिजिटल फॉर्मेटिंग भारत में हो रही है। लीगल एडवाइस से लेकर एनिमेशन और डिजाइन तक आज भारत की बीपीओ इंडस्ट्री हर तरह की सर्विस दे रही है। और भारत इस फील्ड में इतना सफल कैसे हुआ? ये तो अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है।
दुनिया भर की कंपनियां भारत की तरफ ही क्यों देखती हैं? देखिए, इसकी एक पूरी एवोल्यूशन की कहानी है। शुरू में, जैसा सब मानते हैं, कंपनियां भारत सिर्फ कॉस्ट कटिंग के लिए आईं, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोग आसानी से मिल जाते थे। ये कहानी का पहला चैप्टर था। सस्ता लेबर वाला एंगल। हाँ, लेकिन फिर उन कंपनियों ने देखा कि यहाँ सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि प्रॉब्लम सॉल्वर्स हैं। यहाँ के युवा टैलेंटेड हैं, इंग्लिश अच्छी बोलते हैं और टेक्नोलॉजी को जल्दी सीखते हैं। फिर भारत की कंपनियों ने क्वालिटी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर इतना इन्वेस्ट किया कि अब ग्लोबल कंपनियां भारत को सिर्फ आउटसोर्सिंग हब नहीं, बल्कि अपना ग्लोबल इनोवेशन सेंटर मानने लगी हैं। ये एक बहुत बड़ा बुनियादी बदलाव है। बिल्कुल, और भारत सरकार की नीतियों ने भी इस ग्रोथ में बहुत मदद की। ये आंकड़े और कहानी तो बहुत प्रभावशाली है, लेकिन इस इंडस्ट्री को लेकर एक धारणा ये भी है कि यहाँ काम का दबाव बहुत ज्यादा होता है और करियर में ग्रोथ एक समय के बाद रुक जाती है। क्या इस तस्वीर में भी कोई सच्चाई है या अब ये बदल चुकी है? ये एक बहुत वैलिड पॉइंट है। शुरुआती दिनों में खासकर वॉइस बेस्ड प्रोसेस में काम का नेचर रेपिटेटिव होता था और वर्क लाइफ बैलेंस एक चुनौती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री मैच्योर हुई है, इसमें भी बहुत बदलाव आया है। अब कंपनियां सिर्फ काम नहीं करवाती, बल्कि अपने कर्मचारियों की ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर बहुत फोकस करती हैं। अच्छा। आज बीपीओ या बीपीएम इंडस्ट्री में लोग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी एडवांस स्किल्स सीखकर बहुत ऊंचे पदों तक जा रहे हैं। तो वो पुरानी छवि अब काफी हद तक बदल चुकी है। तो ये जो पूरी आईटी बीपीएम इंडस्ट्री है, इसमें किस तरह की कंपनियां काम कर रही हैं? क्या ये सब भारतीय कंपनियां हैं या बड़ी विदेशी कंपनियां भी यहाँ हैं? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इस इंडस्ट्री में मुख्य रूप से 3 तरह के खिलाड़ी हैं। पहली हैं एमएनसीज यानी मल्टीनेशनल कंपनीज। इनका हेडक्वार्टर तो अमेरिका या यूरोप में होता है, लेकिन इनके बड़े बड़े ऑफिस भारत में होते हैं और ये दुनिया भर के क्लाइंट्स को सर्विस देती हैं। ठीक है, ग्लोबल जायंट्स। दूसरी हैं इंडियन सर्विस प्रोवाइडर्स या आईएसपीज। ये हमारी अपनी घरेलू सफलता की कहानियां हैं। इन कंपनियों ने भारत में काम शुरू किया और आज ये खुद ग्लोबल लेवल पर एमएनसीज को टक्कर दे रही हैं। वाओ! इनके ऑफिस भी दुनिया भर में हैं और ये भारतीय और विदेशी दोनों क्लाइंट्स के लिए काम करती हैं। और तीसरी कैटेगरी कौन सी है? तीसरी कैटेगरी सबसे अनोखी है। इन्हें कहते हैं ग्लोबल इन हाउस सेंटर्स या जीआईसीज। ये किसी बाहरी क्लाइंट के लिए काम नहीं करते हैं। ये किसी बड़ी विदेशी कंपनी के ही अपने सेंटर होते हैं जो सिर्फ अपनी पेरेंट कंपनी के लिए काम करते हैं। अच्छा, मतलब अपने ही काम के लिए? हाँ, मान लीजिए एक बहुत बड़े विदेशी बैंक ने भारत में अपना जीआईसी खोला है, तो वो सेंटर सिर्फ उसी बैंक के टेक्नोलॉजी, ऑपरेशंस और बैक ऑफिस के काम को संभालेगा। इससे कंपनी का काम भी हो जाता है और उनका अपने प्रोसेस पर पूरा कंट्रोल भी रहता है। कमाल है। ये तो पूरी एक दुनिया है जो पर्दे के पीछे हमारी डिजिटल जिंदगी को चला रही है। चलिए, अब इस तकनीक को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हैं, क्योंकि सिद्धांत तो ठीक है, पर असल मजा तो ये जानने में है कि ये हमारी दुनिया को कैसे बदल रहा है। बिल्कुल, और सच तो ये है कि अब कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां आईटी ना हो। घर, स्कूल, बैंक, अस्पताल, ये हर जगह है। सुबह उठकर न्यूज़ पढ़ने से लेकर रात को ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने तक हर काम में आईटी शामिल है। शिक्षा की बात करते हैं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं उनकी दुनिया तो हमसे बहुत अलग है। मेरे समय में पढ़ाई का मतलब था किताबें और ब्लैक बोर्ड। आज आईटी ने इसे कितना बदल दिया है। जमीन आसमान का फर्क आ गया है। आज के क्लासरूम्स स्मार्ट हो गए हैं। टीचर स्मार्ट बोर्ड पर वीडियोस और प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जिससे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स भी आसानी से समझ में आ जाते हैं। हाँ, आप घर बैठे ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। एनसीईआरटी की सारी किताबें ई पाठशाला जैसी वेबसाइट और ऐप्स पर मुफ्त में उपलब्ध हैं। कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। और मैंने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी एलएमएस के बारे में भी सुना है। ये क्या चीज है? एलएमएस एक तरह का ऑनलाइन स्कूल या कॉलेज है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टूडेंट्स को उनके सारे कोर्स, लेक्चर, नोट्स और असाइनमेंट एक ही जगह पर मिल जाते हैं। वो कभी भी कहीं भी लॉगिन करके पढ़ सकते हैं, अपने असाइनमेंट जमा कर सकते हैं और टीचर से सवाल पूछ सकते हैं। मतलब इसने शिक्षा को स्कूल और समय की सीमाओं से आजाद कर दिया है। बिल्कुल। शिक्षा के बाद बैंकिंग एक और एरिया है जो पूरी तरह बदल गया है। मुझे याद है 10 साल पहले पैसे भेजने के लिए बैंक में लंबी लाइन लगानी पड़ती थी, फॉर्म भरने पड़ते थे। आज सब कुछ फोन पर है। ये तो आईटी का एक जीता जागता जादू है ना? बिल्कुल। और खासकर यूपीआई भारत की अपनी कहानी है। ये दिखाता है कि आईटी का इस्तेमाल सिर्फ मौजूदा सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नहीं, बल्कि पूरी तरह से एक नया, ज्यादा असरदार सिस्टम बनाने के लिए भी किया जा सकता है। सही बात है। इसने चाय की दुकान से लेकर बड़े बड़े शोरूम तक हर किसी को डिजिटल पेमेंट से जोड़ दिया है। इसने करोड़ों लोगों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाया है।
इसके अलावा एटीएम मशीनें, नेट बैंकिंग, क्रेडिट डेबिट कार्ड, ये सब हमारी आदत बन चुके हैं। अब बात करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी सेक्टर की, हेल्थ केयर। यहाँ आईटी की क्या भूमिका है? इसने मेडिकल साइंस को कैसे बदला है? हेल्थ केयर में आईटी का असर बहुत गहरा है। आज बड़े अस्पतालों में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो मरीजों के सारे रिकॉर्ड्स, उनकी रिपोर्ट्स, उनकी मेडिकल हिस्ट्री सब कुछ डिजिटली स्टोर करता है। इससे डॉक्टर्स कहीं से भी मरीज का पूरा केस समझ सकते हैं और बेहतर इलाज कर सकते हैं। और डायग्नोसिस यानी बीमारी का पता लगाने में मैंने बहुत सी मशीनों के बारे में सुना है। हाँ, और ये मशीनें आईटी का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कैट स्कैन मशीन शरीर के किसी भी हिस्से की सैकड़ों एक्सरे इमेज लेकर उन्हें कंप्यूटर की मदद से एक 3D इमेज में बदल देती है। इससे डॉक्टर्स को शरीर के अंदर की बहुत साफ तस्वीर मिलती है। और एमआरआई, वो इससे अलग कैसे है? एमआरआई मशीन में एक्सरे की जगह शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये शरीर के नर्म ऊतकों जैसे दिमाग, मांसपेशियों और लिगामेंट्स की बहुत डिटेल्ड इमेज बनाती है। मैंने एक बार एमआरआई करवाया है और वो अनुभव भूलना मुश्किल है। मशीन के अंदर की आवाजें, हाँ, वो काफी तेज होती हैं। हाँ, लेकिन ये सोचना कमाल है कि वो सब शोर असल में मेरे शरीर का एक डिजिटल नक्शा बनाने के लिए था। ये तो बिल्कुल साइंस फिक्शन जैसा लगता है, पर अब हकीकत है। इसी तरह ईसीजी मशीन दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ पर दिखाती है, जिससे दिल की बीमारियों का पता चलता है। ईईजी मशीन दिमाग की तरंगों को रिकॉर्ड करती है। और तो और अब जो छोटी छोटी ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने वाली मशीनें घर घर में हैं, वो भी आईटी का ही कमाल है। बिल्कुल, वो हमें अपनी सेहत पर नजर रखने की ताकत देती हैं। सही कहा। और अंत में सरकारें हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए आईटी का कैसे इस्तेमाल कर रही हैं? ई गवर्नेंस का क्या मतलब है? ई गवर्नेंस का मतलब है सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराना। डिजिटल इंडिया इसी की एक बहुत बड़ी पहल है। आज आप घर बैठे बिजली, पानी, फोन के बिल भर सकते हैं। पासपोर्ट या पैन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, जमीन के रिकॉर्ड ऑनलाइन देख सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़े, भ्रष्टाचार कम हुआ है और लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से छुटकारा मिला है। वाओ, ये डिस्कशन तो काफी इंसाइटफुल था। बहुत कुछ साफ हो गया। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें, तो हमने आईटी और आईटीएस की परिभाषा से शुरू किया, फिर भारत की बीपीओ बीपीएम इंडस्ट्री की सफलता की कहानी को समझा और आखिर में देखा कि कैसे ये टेक्नोलॉजी शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के हर पहलू में शामिल हो चुकी है। बिल्कुल, और इसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि आईटी सिर्फ कंप्यूटर या कोड के बारे में नहीं है। ये एक बुनियादी ढांचा है, एक ऐसी नींव जो आज के आधुनिक समाज में हर चीज को रफ्तार, कुशलता और नए इनोवेशन की ताकत देती है। ये हमारी प्रगति का इंजन है। तो आज की इस गहरी पड़ताल को हम एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। आज हमने देखा कि आईटी का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ हो रहा है, लेकिन भविष्य की ओर देखें तो कृषि या वैज्ञानिक अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में आईटी को और गहराई से इंटीग्रेट करना मानवता की सबसे बड़ी चुनौतियों जैसे खाद्य सुरक्षा या जलवायु परिवर्तन को हल करने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकता है, इस पर सोचिएगा जरूर।